हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बैंक एग्जाम्स 2025 को टारगेट करके। एंड उसमें डीआई एंड पजल दोनों को साथ लेकर चलेंगे हम। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, पजल एंड प्लस डीआई ये सीरीज में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, एंड मैं जहाँ पढ़ाता था मैं वहाँ डीआई भी पढ़ाता था। तो मैंने देखा है कि एक भी ऐसी सीरीज नहीं है जहाँ पजल एंड डीआई एक साथ पढ़ाए जाते हैं। एंड हम हमें तो पता है कि जो हमारा रीजनिंग एंड क्वांट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स कौन से दो है, वो ये दो है। पजल जिसमें कि 35 में से 15 to 20 मार्क्स के पजल आते हैं, डीआई जिसमें 20 या 10 मार्क्स के डीआई आ जाते, 20 तो नहीं, 10 या 15 मार्क्स के डीआई आ जाते। यानी कि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले दो चैप्टर है, उसको हम कवर करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। यहाँ आपको क्या क्या करना है, आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, एंड कैसे सॉल्व किया वो देखना है। जैसे कि मेरा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने 20 पजल किए, सर मैंने 25 पजल किए, 30 डीआई किए। इस डीआई करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है कि एक डीआई आपने किया, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन है उसको करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या था वो आपने ढूंढ निकाला। एक पजल सॉल्व किया, पजल सॉल्व करना या क्वेश्चन एक सॉल्व करना ये मैंडेटरी नहीं है। यानी कि वो मैंडेटरी है, लेकिन वो कितने कम कम से कम टाइम में सॉल्व होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा मैंडेटरी। कि वो क्वेश्चन सॉल्व कोई भी कर सकता है, हमारा रीजनिंग वाला पजल एंड कोई भी कर सकता है। नहीं कि जिसका प्रैक्टिस मीडियम भी है वो पजल सॉल्व कर सकता है अच्छे से, डीआई भी सॉल्व कर सकता है जिसका रेशियो एंड परसेंटेज अच्छा है। लेकिन वो पजल वो डीआई कैसे सॉल्व किया गया एंड कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता था वो देखना इम्पोर्टेंट। इसलिए वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो कि कैसे सॉल्व किया है। एंड अगर इससे ज्यादा फास्ट आपका हो रहा है तो वो फॉलो करो, अगर ये फास्ट हो रहा है तो ये फॉलो करो। दैट्स इट। पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, ब्लैंक पेपर यूज करना है। अब देखो नॉर्मली क्या होने वाला है, नॉर्मली पजल में 4 या 5 रखने वाला हूँ और डीआई टू या 3 रखने वाला हूँ, क्योंकि डीआई सॉल्व करने के बाद उसमें फिर 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। पजल में क्या होता है, पजल सॉल्व किया उससे क्वेश्चन इजीली बन जाता है, लेकिन डीआई में डीआई सॉल्व हुआ उसके बाद हर एक क्वेश्चन टाइम ले रहा है। इसलिए हम पजल 4 या 5 रखेंगे, डीआई 3 या 4 रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देंगे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ये है 8 पीपल ABCDEFGH। एंड अब देखो पजल का मतलब क्या है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। एक्चुअली इसको अलग बनाया बहुत से टीचर्स ने। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों ही सेम ही है, ऐसे कंसिडर करो। सिटिंग अरेंजमेंट को ही पजल कह सकते हो, दोनों भी पजल ही है, ऐसा उनको बाइफरकेट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हम पजल बोल के सिटिंग अरेंजमेंट भी लेंगे, पजल भी लेंगे, मिक्स पजल सॉल्व करते जाएंगे। आपको देखना है अप्रोच कैसे हो सकता है आपका डीआई में। एज अ स्टूडेंट एक डीआई कैसे सॉल्व कर सकता है ये हम देखेंगे, एंड पजल भी वैसे ही सेम एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी अभी एग्जाम देकर आया हूँ, मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे मेरा अप्रोच रहता था। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 पीपल ABCDEFGH पेड द प्रीमियम इन 3 डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, LIC। ओके ओके, अब देखो पेन चेंज करता हूं मैं। हाँ, LIC, UIIC एंड NICL। 8 पर्सन है और ये तीन इसमें प्रीमियम पे करते हैं। एटलीस्ट 2 पीपल बट नॉट मोर देन 3 पर्सन। अब देखो नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही सेंटेंस होता है, एटलीस्ट टू नॉट मोर देन 3। इसका मतलब क्या है, दो कंपनी में 3 3 लोग होंगे, एक कंपनी में 2 पर्सन होंगे, यानी कि 3 + 3, 3 + 3 6 + 2 8। यानी कि आपको समझ में आया, 3 3 2 ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, LIC, UIIC एंड NIACL। यहाँ जैसे कि मैं नॉर्मली करता हूँ, आपको पता ही है कि मैं दो पॉसिबिलिटी लेकर स्टार्ट करूंगा, यही आपको भी करना है। एक पॉसिबिलिटी में नहीं खेलना है, दो पॉसिबिलिटी लेकर स्टार्ट करना है। चलो, नोट इफ इट्स
said that X paid with Y, then it means both X and Y paid the premium in the same insurance company. X paid with Y means X and Y दोनों सेम इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम पे कर रहे हैं. यह पेड इन द यू डबल आई सी, यहाँ आ जाएगा हमारा यफ, यहाँ आ जाएगा हमारा यफ. नेक्स्ट, विथ ओनली, यह पेड इन यू डबल आई सी विथ ओनली वन पर्सन, या इसका मतलब यहाँ एक पर्सन, यानी कि यहाँ दो पर्सन ही है, यहाँ तीन पर्सन रहेंगे, यहाँ तीन पर्सन रहेंगे. ओके. डीएनसी पेड द प्रीमियम इन द सेम इंश्योरेंस कंपनी. अब देखो, डीएनसी सेम इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ डीसी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ दो ही चाहिए, तो यहाँ लिखा मैंने डीसी, यहाँ लिखा मैंने डीसी, क्योंकि दोनों एक साथ होनी चाहिए अलग अलग कंपनी में, यानी कि एनआईसीएल में एक पॉसिबिलिटी ली, एलआईसी में दूसरी पॉसिबिलिटी ली. यच नाइदर पेड इन एनआईसीएल, यच एनआईसीएल में नहीं है, नॉर पेड विथ यफ, यच एनआईसीएल में नहीं है, यच यफ के साथ नहीं है, तो यच यहाँ आ जाएगा. यच एनआईसीएल में नहीं है, यफ के साथ नहीं है, तो यच यहाँ आ जाएगा. तो ये देखो, यहाँ ये कंप्लीट हो गए. ओके. ए एंड जी पेड द प्रीमियम इन द सेम इंश्योरेंस कंपनी. अब देखो क्या बोला है ए एंड जी के बारे में. ए एंड जी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ चार हो जाएंगे, यहाँ तीन हो जाएंगे. यहाँ एजी लिख सकते, यहाँ एजी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ तीन हो जाएंगे, यहाँ एजी लिख सकते हैं. आगे, ई डिडंट पे विथ ए, ई यहाँ नहीं है, तो अब देखो यहाँ ई हो सकता है एंड यहाँ भी ई हो सकता है. ओके. अब देखो, ई डिडंट पे विथ ए के साथ नहीं है, इसका मतलब ई यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ हो गया ई. नेक्स्ट देखो, बी डिडंट पे इन एनआईएसीएल, बी जो है वो एनआईसीएल में नहीं. अब देखो, नॉर्मली मुझे बी यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तीन है, यहाँ तीन करने के लिए बी यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं है. अब देखो, यहाँ एनआईसीएल में बी नहीं है, इसका मतलब बी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये वाला ई जो है वो यहाँ हो जाएगा. ये हमारा क्या आंसर सॉल्व हो जाएगा. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. देखो नेक्स्ट, एल आई सी में एच ए जी, एल आई सी में एच ए जी, यू डबल आई सी में एफ बी, यू डबल आई सी में एफ एंड बी, एंड एन आई सी एल में डी सी ई, डी सी ई. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसके क्वेश्चन आसानी से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन हम थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे, थोड़े बहुत आगे स्किप करेंगे. फोर ऑफ द फॉलोइंग, फोर ऑफ द फॉलोइंग देखने के बाद ही हमें देखना है कि ऑड मैन आउट हमें निकालना है. एच एफ अलग अलग है, बी जी, बी यहाँ, जी यहाँ. ओके. ई सी, ई यहाँ, सी यहाँ, ये देखो ये दोनों साथ में आ रहे. ए डी, ए अलग, डी अलग, ई बी, ई अलग, बी अलग, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा ई सी आ जाएगा. तो अमंग फॉलोइंग पर्सन पेड प्रीमियम इन द एनआईसीएल, एनआईसीएल में कौन है, डीसीई, डीसीई, ई यहाँ है. ओके. इफ जे पेड द प्रीमियम इन द सेम इंश्योरेंस कंपनी एज बी, यहाँ अगर जे है ऐसा बोला गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन पेड विथ जे, एफ और बी, एफ और बी, यानी कि यह इसका आंसर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, ए एनआईसीएल नहीं, ई यू डबल आई सी नहीं, बी एल आई सी ये भी नहीं, एच एल आई सी ये सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर और इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, बी पेड द प्रीमियम इन एल आई सी, ये तो रॉन्ग हो गया. एच पेड द, ये ट्रू बोला है, देखो ट्रू बोला है या फॉल्स बोला है, ये भी अच्छे से देखना है. H paid the premium in the same insurance company at G. H same as G, ये वाला सही. Both C and E paid the premium in the different companies. C and E different companies, ये वाला गलत हो जाएगा. Only B, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद देखो. बहुत दिनों के बाद लेक्चर ले रहा हूँ, तो और लंबा भी लेक्चर जाने वाला है. जब डीआई आएंगे तो डीआई थोड़े से लंबे खींचे जाएंगे, इसलिए एनर्जी बना के रखना है कंटिन्यूअसली. 8 persons PQRSTUVW are sitting around a square table in such a way that four of them sitting at the corner facing the center. 4 पर्सन है जो कि कॉर्नर पे बैठते हैं फेसिंग द सेंटर. ऐसे बोला है. हमारी कंडीशन कितनी बनेगी, दो कंडीशन.
ये देखो, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ पहले वो आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि पजल एंड डीआई। डीआई थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, डीआई आप बोल सकते हो आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ में भी आ सकते हैं, ऐसे लेवल के हैं। एसबीआई क्लर्क ऐसे, क्योंकि आरआरबी क्लर्क लेवल के इतने तो नहीं है जो आज सॉल्व करने वाले हैं, देखेंगे आगे। चलो, four of them sitting at the corner and facing the center, and four of them sitting in the middle of the side facing outside। मिडल वाले आउटसाइड फेस करते हैं, मिडल वाले आउटसाइड फेस करते हैं, ऐसे बोला गया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, V सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के सेकंड राइट में V बैठता है। P सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखो P कहाँ बैठेगा वो हमें पता नहीं। 2% सीट बिटवीन V एंड S, टू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। यहाँ देखो हमें पता ही नहीं है कि एक कभी कोई कौन कॉर्नर पे बैठ रहा है, कौन कॉर्नर मिडल में बैठ रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले सेंटेंस से। V सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P। P को एक बार कॉर्नर पे लेंगे, P को एक बार साइड पे लेंगे। वी पी के सेकंड राइट में बैठता है। पी पी के सेकंड, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ये हो गया पहला सेंटेंस। 2% सीट बिटवीन वी एंड एस। वी एंड एस के बीच में 2%। यस टू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो 1 2 यहाँ अगर यस लिखा तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। आर यहाँ लिखा तो यस यहाँ नहीं हो सकता। 1 2 यहाँ आ जाएगा यस। यस टू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। फिर यहाँ यस यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि आर यहाँ नहीं। 1 2 यस यहाँ, जो कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के 1 2 थर्ड लेफ्ट में। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। 1 2 3 यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। 1% सिट बिटवीन यू एंड क्यू। यू यहाँ आ जाएगा क्यू, यू यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू। As many persons sit between a Q and S as between a P and W। Q and S सामने सामने है तो हमारा P and W भी सामने सामने आ जाएगा। Q and S यहाँ भी सामने सामने है तो हमारा P and W भी एक दूसरे के सामने आ जाएगा। T doesn't sit at the corner of the table। अब देखो यहाँ T यहाँ आ जाएगा, यहाँ T यहाँ आ जाएगा। T कॉर्नर में नहीं चाहिए, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व किया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली एक की जगह फिक्स करनी है आपको, दूसरा आप ऑटोमेटिक आपको मिलता जाएगा। अगर आप बिगिनर हो तो पजल सॉल्व करते 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 ही प्रैक्टिस हो जाती है और फिर आपको समझ में आता है। अगर आप दिमाग में सोचोगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे नहीं होता। हमें पुट करके देखना होता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पुट करना है। जहां दो दो से ज्यादा चार पॉसिबिलिटी बन रही है वहां थोड़ा सा सोचना है कि इलिमिनेट हो रहा है क्या। आगे देखो, आर एस डब्ल्यू। आर यहाँ, आर के इमीडिएट लेफ्ट में यस, यस के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू। आर के इमीडिएट लेफ्ट में यस, यस के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू। यू वी क्यू पी, यू वी क्यू पी, उसके बाद टी, उसके बाद टी, उसके बाद ई। अब देखो, इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी। पी से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर सबको बिठाया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन हाउ मेनी परसेंट रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन एक्सक्लूडिंग पी। पी को छोड़कर कितने सेम इसमें रहेंगे, ऐसा बोला है। पी से ऐसे स्टार्ट करना है। अब देखो नॉर्मली क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये हो गए। अब देखो पी, यहाँ क्यू है, यानी कि ये एक हो गया। यहाँ आर होना चाहिए था, यस, टी, यू, फी, डब्ल्यू, इसका मतलब सिर्फ वन। इसका आंसर हो जाएगा वन, यानी कि अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद कौन सा लेटर सेम पोजीशन पे है। पी के बाद यहाँ क्यू, क्यू ही सेम पोजीशन पे है। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये वाला नहीं है, इसका मतलब वन। तो अमंग द फॉलोइंग पर्सन डजंट सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। मिडल ऑफ द टेबल कौन कौन है देखो, मिडल ऑफ द टेबल कौन कौन नहीं है देखो, आर पी वी डब्ल्यू। आर डब्ल्यू ए, बोथ ए एंड सी। आर एन डब्ल्यू, यहाँ देखो आर एन डब्ल्यू, यहाँ यू जो है वो मिडल में। डैश डैश फेसेस पी, पी को कौन फेस करता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू फेसेस, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, दोनों में से एक आंसर हो सकता है। एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डैश डैश रिस्पेक्टिवली। एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू फेसेस पी एंड सीट सेकंड टू द, यानी कि डब्ल्यू के बारे में ही बोला जा रहा है देखो।
W फेसेस P एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अ V। V के सेकंड राइट में W बैठता है, इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन अ V एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ V? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन V एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ V? 1 2 3 4 5। V अंदर देख रहा है तो V के लेफ्ट से मीन्स यहाँ 1 2 3 4 5, इसका आंसर आ जाएगा मोर देन 3। इफ Q इज रिलेटेड टू T, Q किधर है? Q के सेकंड राइट में T है, एंड R इज रिलेटेड टू P, R के सेकंड राइट में P है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू U? U के सेकंड राइट में क्या है? Q। अब देखो यहाँ, यहाँ यस इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा दिमाग बहुत ज्यादा घुमा देता है हमारा। इफ Q इज रिलेटेड टू T, R इज रिलेटेड टू P इन सर्टन वे, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू U? यहाँ दोनों भी आंसर कभी कभी हो सकते हैं, U रिलेटेड टू Q या U रिलेटेड टू यस, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ जाए तो ऐसे, एंड यहाँ से अगर सेकंड राइट बोला जाए तो ऐसे, दोनों में से एक। कभी कभी मॉक में अलग होता है एंड हमारे एग्जाम में अलग होता है, एक ही ऑप्शन रहेगा 99% टाइम्स। 7 persons LMNOPQ and yes live on the 7 different floor of the 7 story building। अब इसको स्टार्ट करना है यहाँ 7 6 5 4 3 2 1। ओके, लोअर मोस्ट फ्लोर इज अ नंबर इज अ 1 एंड बाकी जैसे दिया है। यहाँ हम दो कंडीशंस लिखेंगे, दो पॉसिबिलिटी में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशंस को तब तक नहीं लिखना है जब तक जरूरत नहीं है। आरआरबी क्लरिकल लेवल एग्जाम में बिल्कुल कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं होती 99 ने 100% ऑफ टाइम्स। नो टू पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, पी लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4, इसका मतलब पी यहाँ रहता है, पी यहाँ रहता है। दो कंडीशंस, दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड यल, 1 2 यल यहाँ, 1 2 यल यहाँ। Only 3 person live between L and M. 1 2 3 M यहाँ, 1 2 3 M यहाँ। N lives 2 floor above M. N lives 2 floor above M. O lives below N. O lives below N on an odd numbered floor। N के नीचे O रहता है odd numbered floor पे। N के नीचे odd number floor ढूंढो, यहाँ मिला O। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू के बीच में मोर देन 2 पर्सन। अब देखो यहाँ अगर क्यू लिखा तो 0 पर्सन, यहाँ अगर क्यू लिखा तो 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन, ओ यहाँ तो क्यू यहाँ आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ आ जाएगा। नॉर्मली रिमेनिंग जो होता है वो लिखना नहीं होता यहाँ से ढूंढ के, बिल्कुल नहीं। पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर होता है, उससे हमें आंसर सॉल्व करना होता है। यल क्यू एन पी एम, यल क्यू एन पी एम, यस एंड ओ, यस एंड ओ। अब देखो who among the following person live exactly between a yes and q? ऑटोमेटिकली yes and q अगर पूछा जाता तो यहाँ देखते हैं हम कि यस नहीं है, यस को यहाँ लिख लेते। आई होप कि आपको समझ में आया, ये ढूंढ के यहाँ से नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 1 2 3 3 पर्सन है इसके बीच में, who among the following person live exactly between a yes and q? यस एंड क्यू के एग्जैक्टली बिटवीन पी रहता है। एन लिव्स ऑन, अब देखो यहाँ से सेकंड नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर, ऐसे मैंने निकाला पी। एन लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर? एन लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। If all the person are living in the alphabetical order from the bottom to top, then who among the following person remains unchanged in his position? कहाँ से जाना है? देखो यल से स्टार्ट करना है। यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू रहता अनचेंज्ड पोजीशन पे, यानी कि क्यू की पोजीशन नहीं चेंज होती। फ्रॉम द बॉटम बोला था ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये हमें ध्यान में रखना है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग above p। m is dash dash the number of person living above p। above p कितने हैं? 1 2 3। तो बिलो m कितने होंगे? बिलो m 2। 1 मोर देन, 1 लेस देन, 1 लेस देन, यानी कि देखो द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो m is below m is 1 less than the number of person living above p। p के ऊपर 3 है, उससे एक कम
यम के नीचे है ऐसा बोला गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर यल एंड फ्लोर नंबर ओ, ओ दैट इज 7+1, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 पर्सन लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 8 पर्सन है, लीनियर रो है, नॉर्थ को फेस करते हैं। के सिट्स फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कभी भी 8 पर्सन ऐसे बोला है तो 8 का ऐसा रो बिल्कुल नहीं निकालना है। क्या करना है, केसेस यानी कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हम सोचेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है देखो, नॉर्मली वो नहीं निकालना है, क्वेश्चन हमें वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। केस इट्स फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, के को अगर समझो कि लेफ्ट हैंड से फोर्थ पकड़ा, 1 2 3 4, तो यहाँ आया के, और कितने पर्सन बच गए, 8 पर्सन है, इसका मतलब 1 4 5 6 7 8। अब के को हमने राइट से फोर्थ पकड़ा, 1 2 3 4, यहाँ आया के 5 6 7। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा एच, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा एच। ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, यहाँ ओ, यहाँ ओ। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, 1 2 3, यहाँ जे, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा जे। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। यम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में यहाँ यम, जे के सेकंड राइट में यहाँ हमारा यम। Yum sits second to the right of G. As many persons sit left of Yum as to the right of I. Left of Yum जितने ही उतने ही राइट ऑफ आई है। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, राइट साइड से यम जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे लेफ्ट साइड से क्या होना चाहिए, हमारा आई होना चाहिए। तो देखो, एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ यम, 1 2 3, यहाँ लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं देखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से एक बार सुनो, लेफ्ट राइट है दिमाग से निकालो। ऐसे बोला ना, एज मेनी पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ यम एज टू द राइट ऑफ आई, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 यहाँ होना चाहिए आई। यहाँ आप देखो सेंटेंस को फिर से पढ़ो, एज मेनी पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ यम, लेफ्ट ऑफ यम कितने हैं, 1 2 3 4 5, राइट ऑफ आई कितने होंगे, 1 2 3 4 5। ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको समझ में आ जाएगा कि काउंट नहीं करना है कि हम से लेफ्ट में 1 2 3 4 5 पर्सन है तो आए ऐसी पोजीशन पे रखना है जिससे राइट में 5 लोग होंगे, नहीं। यहाँ से काउंट करो या यहाँ से, जिस साइड से नजदीक है उस साइड से काउंट करो। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ यम, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा आई, जो कि नहीं हो सकता। आई हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यल, आई यल का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब यल यहाँ आ जाएगा। अब देखो यल एन आई जे, यल एन यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आई जे के एम ओ एच, के एम ओ एच। इसके आंसर सॉल्व करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। अब हम जाएंगे डीआई के ऊपर, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि डीआई मैं बहुत अच्छे से सिखाता था 1 या 2 साल पहले, मैं जब क्लास लेता था ऑफलाइन, उस टाइम डीआई में 2 या 3 ही रखूंगा यहाँ, क्योंकि डीआई में टाइम लगता है। डीआई में दिमाग को यानी कि कंप्लीट आपका 101% फोकस होना चाहिए, तभी डीआई अच्छे से सॉल्व हो जाता है। एंड जैसे कि एग्जाम्स अब 2025 में आ चुके हैं, वो लेवल अप ही होता जा रहा है क्वांट का, तो लेवल अप रहेगा 101%, हर एक एग्जाम में लेवल अप रहेगा। धीरे 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 हम सीखते जाएंगे। अब क्या है, मेरा जो फ्लो रहता था ना एग्जाम में डीआई सॉल्व करने का, वो आपको समझ में आ जाएगा जितने दिन तक आप मुझसे कनेक्ट रहोगे। धीरे धीरे मेरा भी डीआई, मैंने भी इतने दिनों से ये प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको भी मेरा भी डीआई हेलो धीरे 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 बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। आपका भी डीआई मेरे साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। 101% बोलता हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। चलो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। गिवन टेबल चार्ट शोज, पहले क्या होता है कि डीआई होता है, उसका डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा को पहले सॉल्व करना होता है, और हमें एग्जैक्ट, अब देखो यहाँ कैसे, यहाँ मेल एंड फीमेल के बारे में बोला है, तो ए बी सी डी ई में पहले हमें मेल एंड फीमेल अलग अलग लिखनी होती है, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद वो सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यानी कि पहला टारगेट होता है कि डीआई को सॉल्व करना, उसके बाद सेकंड टारगेट होता है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। पजल में पजल सॉल्व हुआ तो आंसर मिल जाते हैं, लेकिन डीआई में डीआई सॉल्व होने के बाद आंसर मिलेंगे
या हमें आएगा वो 100% हम नहीं बोल सकते। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो जल्द से सॉल्व कर पाएगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो नहीं कर पाएगा। देखो, द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन। यहाँ देखो, नॉर्मली मैं ये नहीं देखता था, मुझे टेबल चार्ट से समझ में आता था, लेकिन ये पढ़ते हैं। एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट क्लब्स ए बी सी। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको दिमाग में रखना है। मैं क्या बोला, नॉर्मली मैं ये नहीं देखता था, लेकिन यहाँ देखते। एग्जाम में आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? टेबल से समझ में आ जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखना है। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनरोल्ड इन 5 डिफरेंट क्लब। अब देखो, यहाँ टोटल नंबर ही दिया है, ये जो दिया है वही यहाँ दिया है। इन ए बी सी डी ई भी दिया है। यहाँ सिर्फ 2020 ये दिमाग में रखना है कि ये डेटा जो है 2020 का है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ये जो है वो डिफरेंस है, ये जो है टोटल है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझो। यहाँ नॉर्मली एक टोटल एंड डिफरेंस दिया होता है। टोटल का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, इनका टोटल एक्स प्लस वाई ये दिया है। यहाँ क्या है? मेल माइनस फीमेल, यानी कि यहाँ उनका डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ क्या दिया, फॉर ईच क्लब द नंबर ऑफ मेल्स इनरोल्ड इज मोर देन। नॉर्मली क्या है, एक्स से ही वाई को हम माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स का मतलब है मेल, वाई का मतलब है फीमेल। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है, और हमें निकालना है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मेल एंड फीमेल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, यहाँ मैं करूंगा एक टेबल रेडी। यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ हम आगे इसे लिख लेंगे। ओके, अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ देखो, नॉर्मली क्या होता है, एक्स प्लस वाई 1100, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितने? 1100। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितने? 340। अब हमें सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इन दोनों की एडिशन की। एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1100 प्लस 300, 1440 ये आ जाएगा। और इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो 1400 का हाफ 720। यहाँ हमें x की वैल्यू 720 मिल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ हमें 720 मिल गई। यहाँ अगर x की वैल्यू 720 पुट की तो 1100 माइनस 720 किया तो हमें यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1100 माइनस 720, इसका मतलब 880। 800 तक गए और वो 300, यानी कि 380, ये हमें मिली y की वैल्यू। अब देखो, यहाँ हमने देखा कि क्या हो रहा है, x प्लस वाई, उसके बाद x माइनस वाई, उसके बाद हम कर रहे हैं दोनों की एडिशन। दोनों की एडिशन करके हमें x मिल रहा है, इसका मतलब हमें बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हमें मेल मिल रहे हैं। एंड ये जो 720 है उसको टोटल से माइनस कर रहे हैं, तो हमें y मिल रहा है। मैं जब समझाता हूं तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको डीआई सिर्फ सॉल्व नहीं करना, डीआई से सीखना है कि हो क्या रहा है। नॉर्मली एक ही पैटर्न चल रहा है, इन दोनों की एडिशन हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो हमें मेल मिल रहे हैं। उस मेल को इस 1100 से माइनस किया तो हमें फीमेल मिल रहे हैं। हमें कोड क्रैक हो गया कि एग्जाम में अगर हमारे पास टोटल आया एंड डिफरेंस आया तो हम क्या करने वाले, टोटल प्लस डिफरेंस, इन दोनों की एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। और जो बड़ी वैल्यू है टोटल से माइनस करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू जो छोटी वैल्यू है वो मिल जाएगी। यहाँ मेल बड़े हैं फीमेल से, ऐसे बोला गया है, इसका मतलब मेल बड़े होंगे। जो बड़ी वैल्यू होगी मेल की होगी, छोटी वैल्यू फीमेल की होगी। 1100 प्लस 340, 1440 डिवाइडेड बाई 2 720, यहाँ हमें मिल जाएंगे मेल। और 380, 720 प्लस 380, देखो 720 प्लस 80, 800 प्लस 300, 1100। और इसका अगर डिफरेंस निकाला 380 प्लस 20, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, आपको आपका कैलकुलेशन भी धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। 380 प्लस 20 400, 400 प्लस और 320, 320 प्लस और 20 फोर, सॉरी 340, सॉरी यहाँ क्या, यहाँ 340 आ जाएगा क्या? नहीं, ये 340, ये वाला डिफरेंस हम निकाल रहे थे, सॉरी। यहाँ 340 आ रहा है।
380 एंड 720, यहाँ हमारे आंसर मिल गए। यहाँ देखो क्या करेंगे, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाई टू। 2050 प्लस 150, वो 50 इसमें ऐड कर दिया, 2100 प्लस 100 2200 डिवाइडेड बाई टू, 1100 यहाँ मिल गया। 1100 प्लस यहां तक हमें पहुंचना है, ये 900 प्लस से 50, 950। अब देखो इसका डिफरेंस अगर निकाला तो ये 50 प्लस ये 100, यहाँ 150 हमें मिल जाएगा। 1440 प्लस 240, 1400 प्लस 200, 1600 प्लस 80, 1680 डिवाइडेड बाई टू, 1600 का हाफ 800 और 80 का हाफ 40, यानी कि 840। और 840 इस, अब देखो ये 1000 तक कैसे जाएगा, 160 प्लस है 440, 160 प्लस 440 कितना आ जाएगा, वो 60 440 में ऐड किया तो 500 प्लस 100 600। अब देखो 600 एंड 840 में से डिफरेंस कितना आता है, 240। ये हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है। 2300 प्लस 700 हमारा कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई टू, यहाँ मिल जाएगा हमें 1500। 1500 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 500 प्लस 300 800। यहाँ 1500 प्लस 200 1700, 1700 माइन डिवाइडेड बाई टू, 1700 डिवाइड बाई टू कैसे करते हैं, 1600 डिवाइड बाई टू करो, कितना आया 800। 800 प्लस 100 डिवाइड बाई टू 50 50, इसका मतलब 850। एंड फिर उसके बाद ये बच गया कितना, ये 150 1000 तक चले गए, और यहाँ बाकी के 500, 500 प्लस 150 650। यहाँ देखो 650 एंड 850 में डिफरेंस कितना है, 200 का है। अब हम ये पहले चार्ट देखते हैं। 720 380, 1100 950, 840 600, 1500 800, 850 एंड 650, ये वाले मेल एंड फीमेल मिल गए। यहाँ से हमने क्या सीखा, आप देखो एक पॉइंट को ध्यान में रखो, ये वाला क्वेश्चन जैसा दिख रहा है आपको वैसे के वैसे एग्जाम में आने की 99% पॉसिबिलिटी है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम वालों का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। टोटल प्लस डिफरेंस ये देते हैं एंड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टोटल प्लस डिफरेंस इनकी एडिशन करके डिवाइड बाई टू, हमें एक मिल गया, और टोटल से उसको माइनस करना है, जो मिल गया है उसको। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। फोकस के साथ करेंगे, क्योंकि मेरी भी गलती हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है एंड थोड़े से डिफिकल्ट भी। द नंबर ऑफ फीमेल्स इनरोल इन क्लब एच, यहाँ क्लब एच दिया है कि क्लब एच नहीं दिया है, यानी कि क्लब एच इफ बोला है तो इसका मतलब अगर। क्लब एच में फीमेल के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ मेल करते हैं, यहाँ फीमेल करते हैं, फीमेल के बारे में बोला जा रहा है। क्लब एच 62.5%। अब देखो 62.5 दिखा, दिखते हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ये कितना होता है, 5/8 होता है। कितना होता है, 5/8 होता है। अब देखो 5/8 होता है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको मैंने कैसे समझा था, कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, कभी भी नीचे वाली वैल्यू एक तो टोटल होती है, या जिससे कंपेयर कर रहे हो वो होती है। क्या बोल रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू एक तो टोटल होती है, दूसरा पॉइंट 100% होती है, तीसरा पॉइंट वो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो होती है। ये दिमाग में रखो, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। इनरोल इन द क्लब एच is 62.5% of the number of females enrolled in a club D। क्लब डी में फीमेल्स कितनी है, 800 है। इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 800 है। If the number of females enrolled in a club H is 62.5 of the number of females enrolled in a club D। क्लब डी, अब देखो इसका मतलब क्या, 5/8 ऑफ क्लब डी, इसका मतलब क्या, 8 यूनिट की वैल्यू, ये जो 800 है वो है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिक, 500, यानी कि 8 यूनिट इज इक्वल टू 800, यूनिट इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब यहाँ मिल जाएगा 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिक 500।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स enrolled in the club E and the number of males enrolled in a club E and H is Y। अब देखो क्या बोला है, E एंड H में जो मेल्स है वो Y है, एंड Y माइनस 130 ऐसे है, मेल के बारे में बोला गया है रिस्पेक्टिवली। अब देखो ई में, ई तो यहाँ दिया है, ई में कितना है 650, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 650 मिल गई। अगर 650 यहाँ मैंने पुट कर ली तो 650 माइनस 130 कितना हो गया 520 हो गया, यानी कि एच में मेल की वैल्यू कितनी हो गई 520 मिल गई। Then the number of males enrolled in a club H is what percentage more than the number of females enrolled in that club? 20 ज्यादा। 650 माइनस 130, 520, कुछ गलत किया, कुछ तो गलत किया, एक मिनट दो मिनट। देखो, if the number of females enrolled in a club H is 62.5, the 62.5 means 5 by 8 of the number of females enrolled in a club D में females कितने 800, इसका मतलब ये 500 हो गए। एंड द नंबर ऑफ मेल्स enrolled in a club E, males in a club E and H is Y and Y minus 130। नंबर ऑफ मेल्स, सॉरी, यहाँ देखो मैंने 650 लिया था, नंबर ऑफ मेल्स लेना था, मेल्स कितना है 850 है, यहाँ 850 आ रहा है। नंबर ऑफ मेल्स के बारे में बोला था, नंबर ऑफ मेल्स इनरोल्ड इन क्लब ई, ई में मेल्स कितने हैं 850 है, तो ई में एच में मेल्स कितने होंगे 850 माइनस 130। 850 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 850 माइनस 100 करो 750, उससे 30 माइनस करो 720, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 720 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ मेल्स इनरोल्ड इन अ क्लब एच दैट इज 720 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। 500 से 720 कितना परसेंटेज मोर है, नॉर्मली क्या देखना है कितना मोर है, कितना मोर है, इसका मतलब 220 मोर है, किससे मोर है 500 से मोर है, यानी कितना परसेंटेज बोला है तो 100, ये दो से ये दो गया, 5 into 4 20, 5 into 4 20, इसका मतलब इसका 44% आ गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें सीख के जाते हैं। यहाँ नॉर्मली यहाँ तक तो ऐसे आना है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ 220 लिखा, यानी कि ये जो मेल है फीमेल से कितने परसेंटेज ज्यादा है, इसको अब अच्छे से समझो। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, तो कभी भी उस वैल्यू को ना 100 तक लेकर जाने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ 500 है, यहाँ 2200 है, इसको जीरो जीरो इसका कट कर लिया। अब इस 50 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। 22 into 2 कितना आता है 44%, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है नॉर्मली ये कैसे चलता है, आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। इस बात को समझो, मैं क्या बोलता हूँ हर बार कि कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन से सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से सीखो। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, 1/4 होता है, ओके। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 मीन्स 25%। अब देखो 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 25 आता है। इसका मतलब है 25% आया किससे, इसको हमने 100 बनाया तब यहाँ 25 मिला। सेम यहाँ 62.5% दिया है, इसका मतलब है 5/8। अगर मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 12.5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 12.5 के इसमें आता है ना टेबल,
इसको 12.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 100 आता है। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे इसको भी 12.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला फ्रैक्शन आता है 62.5। तो यही है कि हम 220 डिवाइड बाय अगर 50 दिख रहा है तो मैंने नॉर्मल क्या किया, इसका डबल किया और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। परसेंटेज को दिमाग से हटाना है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। If the ratio of the number of males enrolled in club C to club F, सी के बारे में तो पता है, सी में मेल्स कितने हैं 840। एफ के बारे में पता नहीं है, इज 14:15। इसका मतलब क्या है, 14 यूनिट की वैल्यू 840 है। 14 यूनिट की वैल्यू 840 मीन्स एक यूनिट की वैल्यू 840 डिवाइडेड बाय 14। एक यूनिट की वैल्यू 840 डिवाइडेड बाय 14। 14×5 = 14 यानी कि यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 इंटू 60 कितना हो गया 900। इसका मतलब यह हमें नंबर ऑफ मेल्स जो है वो हमें मिल गए 900। आई होप कि आपको समझ में आ गया है क्या। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स enrolled in क्लब सी टू द क्लब एफ इज 14:15। 14:15 का रेशियो है, इसका मतलब 14 यूनिट जो कि सी की वैल्यू हमें दिख रही है 840, 14 यूनिट की वैल्यू 840 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। 840 डिवाइडेड बाय 14, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। And the number of females enrolled in a club F is a 15% less than that of the D। D में कितना है 800। 800 का 15% कितना 15 इंटू 8। 15 इंटू 8 कितना आता है 120। 120 लेस 800 से 120 लेस कितना 680। Then find the ratio of the total number of person enrolled in A and F। A में टोटल कितने हैं 1100। डीएफ में टोटल करो 900 प्लस 600 1580। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, दो से पहले डिवाइड करते 2 into 5 2 into 5 2 into 7 14 2 into 9। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 55:79। यहाँ से भी आपको सीखने को मिला होगा कि 14 यूनिट इज इक्वल टू 840 दिए है तो ऐसे निकालना है, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं। Find the difference between the number of males enrolled in a club D, number of males enrolled in a club D। अब देखो नॉर्मली इसको क्या करते हैं ऐड करके बच्चे डिफरेंस निकालते। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। अगर डिफरेंस बताया गया है और दो तीन चीजें यहाँ है दो तीन चीजें यहाँ है तो उनको लिखो। यहाँ नॉर्मल नहीं आएगा लेकिन आगे आगे आप सीखोगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं इन क्लब डी 1500। इसको मैंने यहाँ लिखा, इस साइड लिखा। एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एनरोल्ड इन बी एंड ई। बी में कितनी फीमेल है 950 एंड ई में कितनी है 650। अब देखो 900 एंड 600 कितना होता है 1500 से 1500 कटा 100 में हमारा आंसर हमें मिल गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया। मैंने ये नहीं किया कि इसके एडिशन की 1600 तो 1600 माइनस 1500, ये आसान है इसलिए लग रहा है, लेकिन मैंने क्या किया 900 प्लस 600 1500 से 1500 कट कर लिया और ये डिफरेंस हमें डिफरेंस बताना है कि कितना है तो हमारा ये 100 डिफरेंस इसका आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो चलो। ये आप होमवर्क के लिए करो, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मुझे देखना है कि आप खुद से भी सॉल्व करते हो, मैं भी सॉल्व करके दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बड़ा है तुम्हें ये कर दिया मुझे तो लंबा जाना है। सॉल्व करके दे सकता हूँ लेकिन मुझे देखना है कि आप क्या इसका आंसर करते हो। आप प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कर देना। अगर आपको नहीं आता तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनरोल्ड इन अ क्लब बी, क्लब बी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2050। 60% ऑफ देम आर लिटरेट। ओके ओके ओके, इसमें से
लिटरेट एंड इलिटरेट के बारे में बोला गया है। अब देखो 2050, अब देखो यहाँ पहले देखना है कि सिर्फ बी के बारे में ही बोला गया है या दूसरे किसी के बारे में बोला गया है। सिर्फ बी के बारे में बोला है तो बी का ही डेटा हम निकालेंगे। बी में यहाँ देखो मेल एंड फीमेल भी हमारे पास है। मेल एंड फीमेल कितने हैं बी में? यहाँ 1100 मेल है और फीमेल कितनी है? 950 है। यहाँ अब लिटरेट इलिटरेट निकालना है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन enrolled in a club B, 60% of them are literate। 60% लिटरेट। अब 60% कैसे निकालना है? 6 into 205, 200 into 6 कितना आता है? 1200। 5 into 6 कितना आता है? 30, 1220। तो बचा हुआ लिटरेट वाला होगा 40%। 205 into 4, 205 into कितना? पहला 4 किया, 200 into 4 800, 4 into 5 20, यानी कि 820। ये देखो 1200 प्लस 800, 2000, ये 50, ये वाला हो जाएगा लिटरेट एंड इलिटरेट। एंड द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स, अब देखो क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ इलिटरेट, इलिटरेट में क्या बोला है? मेल्स enrolled in a club B, यहाँ मेल्स, यहाँ फीमेल्स, इलिटरेट के बारे में बोल रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स enrolled in a club B is 120 less than that of the females। अगर फीमेल्स x है तो मेल्स जो है वो x माइनस 120 है, ऐसे बोला गया है। अब x की वैल्यू तो यहाँ निकालनी पड़ेगी क्योंकि मेल एंड फीमेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी के ऊपर पूछा जाएगा, यानी कि वो डेटा इंपॉर्टेंट ही है। अब देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, इसकी अगर एडिशन की तो 820 आते, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 120, माइनस 120 वहां जाकर प्लस 120 हो जाएगा, तो 820 प्लस 120 940 हो जाएगा। 940 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें x मिल जाएगा। तो 940 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 470। 900 का डिवाइड बाय 2 किया तो 450 आता है, 40 का डिवाइड बाय 2 किया तो 20 आता है, इसका मतलब 470। इसका मतलब यहाँ मिल गया हमें 470, और 470 माइनस 120 कितना आता है? 350। यहाँ मिल गया 350। अब देखो इन दोनों की अगर एडिशन की, 300 प्लस 400 700 और 70 प्लस 50 120, दैट इज इक्वल टू 820, ये हमें मिल जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स। अब देखो क्या रेशियो किसका पूछा है? लिटरेट मेल्स। अब देखो मेल में अगर 350 इलिटरेट है तो लिटरेट कितने रहेंगे? 1100 माइनस 350। इसका मतलब लिटरेट मेल कितने रहेंगे? 1100 माइनस 350, 1100 माइनस 300, 1000, 900, 800, 750, का मतलब यहाँ आ जाएगी 750। एंड उसके बाद टू फीमेल, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू द फीमेल्स इनरोल्ड इन, फीमेल का भी सेम। अब देखो यहाँ लिटरेट अगर मेल्स 750 है तो रिमेनिंग लिटरेट फीमेल्स होगी ना, यानी कि ये 250 प्लस ये 230, 250 प्लस 230 कितना आ जाएगा? 250 प्लस 250 होता तो कितना आता? 500, माइनस 20 किया तो कितना आ जाएगा? 480। अब इसको मुझे लगता है 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 8 12, इसका मतलब 3 से इसको डिवाइड हो सकता है, 3 इंटू, तीन दूनी, हाँ 3, 15:6, सॉरी 25:16 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 into 1, 2 into 5, 2 into 1 एंड 2 into 6। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये 480 कहाँ से आया। ये यहाँ से भी निकल सकता है कि यहाँ फीमेल 470 है, 470 950 से माइनस करो, या लिटरेट अगर मेल हमें मिल गए तो रिमेनिंग जो होंगे वो लिटरेट फीमेल्स रहेंगे, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आपका फेवरेट है, जो कि मेरा भी फेवरेट था, फेवरेट है, फेवरेट ज्यादा बन गए, कैसे लेती है। जैसे कि मैं बीच बीच में बोलता हूँ कि मेरा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहाँ मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, एक्चुअली उनसे फीस भी लेता हूँ, लेकिन गाइड करता हूँ उनको कि कैसे कैसे आप करना है प्रिपरेशन। वहाँ बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है, डीआई के बारे में डाउट होता है, कंप्लीट मैथ्स के बारे में डाउट होता है। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आपका रेशियो एंड आपका परसेंटेज आपका बेस है। अगर वो अच्छा है तो आप कंप्लीट अरिथमेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, अगर वो अच्छा नहीं है तो आप डीआई नहीं सॉल्व कर सकते, आप कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो रेशियो के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। आपको भी मैं यही बोलूंगा कि रेशियो के ऊपर सबसे ज्यादा काम करो।
बैंक्वेट्स बैंक्वेट्स का मतलब क्या, मेजबानी, ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा। देर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्वेट्स, नेमली फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल, इन फोर डिफरेंट सिटीज, WXYZ। WXYZ, यहाँ क्या दिया गया है? टू टाइप्स की बैंक्वेट्स है, एक है फॉर्मल, दूसरी है सेमी फॉर्मल। यहाँ होंगे हमारे टोटल, और यहाँ भी रहेंगे हमारे टोटल। आई होप कि यहाँ तक आपको, यहाँ अगर बोला कि डब्ल्यू में फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल कितने हैं तो यहाँ, और फॉर्मल सब में कितने हैं तो यहाँ, ऐसे हमारे टोटल नॉर्मली होते हैं। फोर डिफरेंट सिटीज, WXYZ। द टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स इन ऑल फोर सिटीज इज 680। क्या बोला गया? थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स इन ऑल फोर सिटीज इज 680। अच्छे से देखकर सॉल्व करना है, कुछ भी गड़बड़ मैं भी नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन सिटी एक्स टू सिटी जेड इज 5:6। टोटल के बारे में बोला है, एक्स एंड जेड के बारे में बोला है, इनका रेशियो कितना है? 5:6 ऐसा रेशियो है इन दोनों का। नेक्स्ट, एंड द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन सिटीज डब्ल्यू एंड वाई टुगेदर, डब्ल्यू एंड वाई में टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन दोनों में कितने हैं बोला गया है? 760। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी डब्ल्यू, डब्ल्यू सिटी में सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इज 7/10 ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स। जो फॉर्मल बैंक्वेट्स है उनका 7/10 किसमें है? डब्ल्यू में है, ऐसा बोला है सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स है। क्या बोला है देखो, नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी डब्ल्यू इज 7 पार्ट ऑफ द 10 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स। यानी कि अगर फॉर्मल बैंक्वेट्स 10 यूनिट है तो सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स 7 यूनिट रहेंगी, ऐसे बोला गया है। जैसे कि मैंने बोला था, लास्ट वाली नीचे वाली जो वैल्यू होती है कभी भी जिससे कंपेयर करते हैं वो एक कंप्लीट वैल्यू होती है, और ये फॉर्मल से कंपेयर कर रहे हैं तो 10 यूनिट हमारा फॉर्मल हो जाएगा और सेमी फॉर्मल हमारा 7 यूनिट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल टू सेमी फॉर्मल बैंक्वेट इन सिटी एक्स, सिटी एक्स में फॉर्मल टू सेमी फॉर्मल का रेशियो जो दिया है वो 2:3 दिया है, इन दोनों का रेशियो। इन रेशियोज को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ना है जब तक हमें वैसा रिलेशन नहीं मिलता। इन द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन सिटी जेड इज 300। यहाँ मुझे मिला कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 है। इसका मतलब एक यूनिट, 6 यूनिट इज इक्वल टू 300। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 डिवाइडेड बाई 6। 300 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है? 50 आता है। 50 into ये 50 कितना, 5 कितना हो जाएगा? ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6 यूनिट है ना, ये 5 यूनिट, ये एक दूसरे के साथ रेशियो में कनेक्ट है ना, तो इसकी इसकी वैल्यू अगर मिल गई तो इसकी वैल्यू भी हमें मिल सकती है। 6 यूनिट की वैल्यू 300, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50, 50 into 5 अगर किया तो ये वैल्यू मिल गया हमें 250। 250 अगर 2:3 रेशियो में काट दिया है, इसका मतलब 5 यूनिट टोटल की वैल्यू 250, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100, 3 यूनिट की वैल्यू 150। 100 प्लस 150 250। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया। यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू 300, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50, 300 डिवाइडेड बाय 6, 5×5 = 50, तो 5 यूनिट की वैल्यू 250। टोटल 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू 250, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 50, 50 into 2 100 एंड 50 into 3 150। ये दोनों चीजें हमें मिल गई है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। द नंबर ऑफ फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल बैंक्वेट इन सिटी वाई, सिटी वाई में फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल के बारे में बोला गया है, is 60% and 20% more than the number of semi formal banquet in city X। इससे 60% ज्यादा ए है और 20% ज्यादा ए है। 60% ज्यादा आप पहले लिखते हैं। 60% ज्यादा का मतलब क्या? 150 का 60%, 15 into 6, 15 into 6 कितना आता है? 90 आता है।
150 प्लस 90 कितना होता है? 150 प्लस 100, 250 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 240। और इसका 20% ज्यादा, 15 इंटू टू यानी कि 30, 30 ज्यादा मीन्स यहाँ आ गया 80। अब देखो 240 प्लस 180 करना है, 200 प्लस 100, 300 प्लस ए 120 यानी कि 420। अगर ये 420 है और ये दोनों के एडिशन 760 है, इसका मतलब यहां तक हमें जाना है। 420 प्लस 80 500, और वो 260 ऊपर वाला 260 प्लस 80 अटन 14 यानी कि 340। यहाँ हमें मिल गया 340। थोड़ा मैं मराठी मराठी मीडियम का हूँ ना, तो थोड़ा सा मराठी में सोचने की ये हो गई, आदत हो गई, इसलिए मैं मराठी में ऐसी चीजें थोड़ी बहुत सोचता हूँ। तो 760 माइनस 420 नॉर्मली कैसे जा सकते हैं, ये भी तरीका होता है। 520, 620, 720, 300 प्लस वो 40, 340। दैट्स आसान होते हैं कैलकुलेशंस, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि ये सोच क्या रहे, ये कर क्या रहे, एक्चुअली जा करे, इनका फ्लो क्या। मेरा फ्लो क्या था, 420 से मैं गया 80 लेकर 500 तक, 500 से वो 260, 260 प्लस ये 80, टोटल 340। अब देखो 340 का मतलब क्या है, 17 यूनिट। 17 यूनिट इसका मतलब 340, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा देखो, 17 यूनिट इज इक्वल टू 340, यानी कि 340 डिवाइडेड बाई 17, इसका मतलब एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20 यानी कि 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200, एंड 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 140। अब यहाँ से मुझे लगता है बाकी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। 200 प्लस 100, 300, 300 प्लस 240, 2 3 4 5 540 प्लस ए 140 प्लस ए 160, ऑटोमेटिक 140 प्लस 160 300 आ जाएगा। 200, 300, 540, 680 में से 540 गया, 68 में से 54 को मैंने माइनस किया, 140 मिल गया, 140 में 160 ऐड किया, 300 हमें मिल गया। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर आ गया। देखो 200 140, 100 150, फिर आया 340 180, और उसके बाद आया 140 160। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए। आपको अब समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था। डी पजल हम पजल सॉल्व किए, उसके बाद हो गया कि क्वेश्चन इजीली हो जाते, लेकिन डीआई सॉल्व करने के बाद असली काम स्टार्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल इन सिटी सी। सिटी सी के बारे में बोला गया है, यहाँ सिटी सी नहीं, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल दोनों के बारे में बोला गया है, यहाँ हम टोटल को लिखेंगे। इज 150 मोर देन द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी जेड। सिटी जेड में सेमी फॉर्मल कितने हैं, 160, उससे 150% मोर। किसी चीज का 100% मोर मीन्स उसका डबल, का डबल किया तो कितना आएगा, 320। एंड और 50% मोर मीन्स इसका हाफ करो, 80। 320 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 400। आई होप कि समझ में आ गया। क्या बोला, 150% मोर, 100% मोर मीन्स इसका डबल 320, एंड 50% और मोर मीन्स इसका हाफ यानी कि 80, यानी कि 320 प्लस 80 यानी कि 400 इसका फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल का एडिशन हो गया। Than the number of semi banquets in city Z. Okay, and the ratio of the number of formal banquets in city W to city C, फॉर्मल के बारे में बोला जा रहा है, इज 5:7। अब देखो W 5 यूनिट, फॉर्मल बैंक्वेट्स W 5 यूनिट्स। The ratio of the number of formal banquets in city W to city C is 5:7। 5 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 40 ना। 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 यानी कि 40। इसका मतलब 40 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 7 इंटू 4 280। यहाँ हमारे हमारे सी की वैल्यू मिल जाएगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन टू, क्या किया, 240 लिया, 280 लिखा मैंने, अच्छा 280 लिखा ना, ओके। तो यहाँ हमें क्या चाहिए,
सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी सी, सिटी सी में सेमी फॉर्मल 400 माइनस 280, 280 प्लस 20, 300 प्लस वो 120, यानी कि 100, 120 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा, सी का आंसर 120। ओके, सी है। चलो आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। 5 यूनिट को मैंने डायरेक्ट उठाया और 200 से कंपेयर किया। 5 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 440, 7 यूनिट की वैल्यू 7 into 40, 280 यहाँ मिल गया, 400 माइनस 280, 220 हमारा आंसर आ गया। द टोटल नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटीज डब्ल्यू एंड जेड टुगेदर, डब्ल्यू एंड जेड में सेमी फॉर्मल, डब्ल्यू एंड जेड में सेमी फॉर्मल 140 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 300 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन सिटी एक्स, सिटी एक्स में टोटल कितने हैं, 250 से 300 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, किसके ऊपर ज्यादा है, 250 के ऊपर ज्यादा है। इसका मैंने कैसे बोला था आपको, क्या बोला था, इसको शो करने की कोशिश करो, इसको कट करो, इसको कट करो। इसको मैंने शो करने की कोशिश करते टाइम इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैं शो करते टाइम क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 20% ज्यादा, इसका मतलब कितना, 120। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। लास्ट में अगर आपने अच्छे से देखा है तो मैंने क्या किया आपको समझ में आया। नीचे वाला नंबर कभी भी 100% होता है। अगर ऐसे नंबर हमें मिलते हैं 25, 10, 20, उसके बाद 50, उसका हम 100 कर सकते हैं। 250 का हम 1000 किया तो 50 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कट किया तो ऑटोमेटिकली हमारा 20% एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा। If the total number of banquets, formal plus semi-formal in cities W and A together is R plus 140 and okay, क्या बोला है देखो। The total number of banquets, formal plus semi-formal in cities W and A is R plus 140। W का कितने हैं हमें तो पता है, टोटल 340। ए का हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, R plus 140 ऐसा बोला गया है। And the ratio of the number of formal banquets in city Z to city A, यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल ऐसा भी दिया गया है। फॉर्मल बैंक्वेट्स, यहाँ देखो क्या दिया है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी जेड, सिटी जेड में फॉर्मल बैंक्वेट्स कितने हैं, 140 इज टू सिटी ए इज 2:3, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 140 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट यानी कि 140, 1 यूनिट की वैल्यू 70, 3 यूनिट की वैल्यू 7 into 3, 210। इसका मतलब फॉर्मल बैंक्वेट्स यहाँ हमें मिल गए हैं 210, सेमी फॉर्मल बच गए हैं। ओके, एंड द एवरेज नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी एक्स एंड ए is 170, and the average number of semi-formal banquets in city X and A में एवरेज 170 है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ओके, एक्स एंड ए में से एक्स का हमें पता है सेमी फॉर्मल का, एक्स का सेमी फॉर्मल 150 है, तो बाकी 150 प्लस 40 190 यहाँ हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि ये सभी वैल्यू हमें मिल गई, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू यहाँ 140 यहाँ माइनस करेंगे, अब देखो ये आर को इसी साइड रखेंगे, ये 140 यहाँ से। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी थी, ए में दो थे, फॉर्मल सेम फॉर्मल दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। तो फिर से एक बार सिर्फ चेक करते हैं, क्या बोला था, जो टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल, तो आंसर निकाल के फिर चेक कर देंगे। 140 इससे अगर माइनस कर दिया, 140 माइनस कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 50, 50 अगर इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 260, 260 अगर यहाँ ऐड कर दिया तो 35600, इसका आंसर आ जाएगा 8 का आंसर बी है, यानी कि ये सही। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल इन सिटीज डब्ल्यू एंड ए इज इक्वल टू आर प्लस 140। डब्ल्यू का हमें पता था 340, ए का हमें पता नहीं था, ए वाला इक्वेशन में लिख लिया। ए में है फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल दोनों। फॉर्मल निकालने के लिए पहले क्या दिया था हमने, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी जेड एंड ए 2:3 दिया था। 2 की वैल्यू हमें 140 मिली, 3 की वैल्यू हमें 210 मिली, यानी कि फॉर्मल मिल गया।
सेमी फॉर्मल निकालने के लिए क्या दिया था, हमें x प्लस ए 170 दिया था। x प्लस ए 170 इसका मतलब उसका डबल 340, इनका टोटल एडिशन हो जाएगा। उसमें से x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 150, यानी कि 340 माइनस 150 किया, 150 प्लस 150 300 होता है, और वो 40, 190 हमें मिल जाए सेमी फॉर्मल। और उसको इससे यानी कि r को इसी साइड रखा, ये 140 इससे माइनस कर दिया, तो हमें ये 340 प्लस 210 प्लस 190 माइनस 140 ये करना था। 190 में से ही 140 को मैंने घटाया, तो मुझे मिल गया 50, और ये 50 इस 210 में ऐड किया, तो 210 प्लस 50 260 मिल गया। 260 ये और ये 340, 300 प्लस 200 500, और 40 प्लस 60 वो 100, टोटल हमारा 600 आंसर हमें मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन सिटी जेड, सिटी जेड में टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स कितने हैं, 300 है। उसमें से 66.23% का मतलब क्या होता है, टू थर्ड। टू थर्ड का मतलब क्या होता है, इसके तीन पार्ट बनेंगे। मैंने क्या बोला है, टू थर्ड। ये नीचे वाला होता है वो क्या होता है, टोटल होता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, यानी कि टू थर्ड के बारे में बोला जाए जा रहा है। इसका मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, 200 के बारे में बोला जा रहा है। आर ओन्ड बाय मेल्स, ये अगर मेल्स है तो हमारे 100 क्या हो जाएंगे, फीमेल। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स ओन्ड बाय मेल, अब देखो क्या बोला है, out of the total number of banquets in city shed 66.23% are owned by males, and the ratio of the number of semi formal banquets, इसके बारे में जेड के बारे में बोला जा रहा था, जेड के बारे में अब देखो, एंड द नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट, सेमी फॉर्मल जेड में कितने हैं, 160 है, सेमी फॉर्मल 160 है। रेशियो ऑफ द सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स ओनर्ड बाय मेल्स टू फीमेल्स इन सिटी जेड इज टू 5:3, 5 प्लस 3 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 160, 1 यूनिट की वैल्यू 20, इसका मतलब यहाँ हो गया 100, और यहाँ हो गया 60, 3 यूनिट इंटू 20, 5 यूनिट इंटू 20, ऐसे मेल टू फीमेल, यहाँ मेल हो गया, यहाँ फीमेल हो गया। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स। अब देखो ये 160 यहाँ है, 140 यहाँ हो जाएगा, 140 में से अब कितने क्या रहेंगे, अब देखो मेल यहाँ 100 है, यहाँ टोटल मेल 200 है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। यहाँ फीमेल 60 है, यहाँ टोटल 100 है, तो यहाँ मुझे लगता है 100 हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फॉर्मल बैंक्वेट्स ओन्ड बाय मेल एंड फीमेल, इसका सॉरी 40 हो जाएगा, 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60, मुझे लगता है 9 का आंसर ई है। थोड़ा सा समझो इस बात को, क्या बोल रहा था मैं, यहाँ ओन किए मेल ने 200, फीमेल ने 100, यहाँ सेमी फॉर्मल में हो गया 100 मेल एंड फीमेल 60, अगर 100 मेल हो गया तो इसका मतलब है 200 में से बाकी बचा 100 वो फीमेल हो गया ना ऑटोमेटिकली, सॉरी, ये ओन्ड बाय मेल है ना, सेमी फॉर्मल बैंक्वेट, तो फॉर्मल बैंक्वेट कितने ओन किए होंगे, 100, इसमें से देखो फॉर्मल बैंक्वेट अगर 60 ये किए हैं, तो फीमेल ने 100 में से 60 यहाँ सेमी फॉर्मल किए, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मल कितने किए होंगे, 40, और इसमें से ये बोल रहा है जो फॉर्मल फॉर्मल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल बैंक्वेट, ये फॉर्मल फॉर्मल जो है इसमें से हमें डिफरेंस निकाला, इसमें से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60। ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार आपको है होमवर्क के लिए, प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि सच में बहुत टाइम जा रहा है डीआई को सॉल्व करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको क्या करेंगे, दो डीआई सिखाएंगे, एक डीआई, ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसको आगे लेकर जाना है मुझे, लेकिन इसमें सिखाने की कोशिश मुझे ज्यादा करनी है। रट्टा मारा, रट्टा जो मारना होता है वो मुझे कम करना है। नॉर्मली क्या होता है रट्टा से, यानी कि रट्टा यानी कि क्या बोलते हैं आपके इसमें, देखो आप रट्टा को क्या बोलते हैं, रट्टा ही बोलते होंगे मुझे लगता है हिंदी में भी। अ, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं मेरे पास कम टाइम था जैसे मैं बोलता हूँ, और उस टाइम का यूटिलाइजेशन मुझे अच्छे से करना था। मैं जॉब करते करते प्रिपरेशन कर रहा था,
तो मेरा फोकस रहता था कि क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें देखना कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इजिएस्ट वे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपको भी वही देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का इजिएस्ट वे निकालना है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन का डेटा हम निकाल देते हैं। उसके बाद डेटा तो निकालना इजी है, टोटल नंबर, मैंने क्या बोला था ऊपर वाला पढ़ना नहीं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनीज ए एंड बी टोटल मुझे मिला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी बी मिला। ये कंप्लीट हमारा आरआरबी क्लरिकल लेवल क्वेश्चन है। 800 माइनस 460 किया तो मुझे कितना मिल गया, ये 40, 500 तक गया, वो 300, 340, फिर 300 से 760 तक जाना है, 460, 320 से 700 तक जाना है, ये 80, 400 गया और वो 300, 380 गया, 500 से 660 जाना है, 160, 220 से 880 तक जाना है, ये 80 गया, 300, 300 प्लस 580, 580 प्लस 80, 660, ऐसे ये देखो लास्ट वाला 660। ऐसे हमें क्वेश्चन के यानी कि ये वाला टेबल हमारा ए एंड बी मिल जाएगा। ये बी है, इसको समझो, बी, ए नहीं है। तो ए को हमें कभी भी देखो, हमारा माइंड ए बी ऐसे चलता है, तो हमें ए को कभी भी जब हम टेबल बनाएंगे नीचे हमारे इसमें हमारा जो ब्लैंक पेज होगा, तो टेबल बनाते टाइम बी ए ऐसा टेबल मत बनाओ प्लीज, ए बी ही बनाना है। तो ए को पहले लिखो, बी का बाद में लिखो और वो टेबल बनाओ। ये वाले क्वेश्चन भी मैं ये कंप्लीट पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। टोटल यहाँ 4 दिया है, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि 4 डीआई कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, मेरा जॉब का भी टाइम है। एंड मैंने कोशिश की थी कि पहले दिन 4 डीआई लिए जाए, तो मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम उसमें कंज्यूम होने वाला है, तो टाइम तो बहुत कंज्यूम हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी डिलीवर करूँ वो अच्छे से डिलीवर करूँ। लास्ट में क्वेश्चन है वो भी है हमारा कैलकुलेट डीआई मुझे लगता है, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर ये करने, इसकी आंसर और क्वेश्चन टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनीज, यहाँ देखो सर्टेन नंबर ऑफ शर्ट्स आर सोल्ड। यहाँ मैं ऐसे ही पहले, अब देखो सभी क्वेश्चन आप धीरे धीरे पहले देख लो, ये वाला क्वेश्चन पॉज करके जाओ क्योंकि इसकी पीडीएफ में शाम को भेज दूंगा आपको डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी इन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई टुगेदर। एवरेज कैसे निकालने हैं, डबल करके एवरेज निकालते हैं, पता है ना आपको, पता होगा आपको, दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। ये देखो ये मैं सिखाने वाला था थोड़ी देर पहले, अगर आपने छोड़ा नहीं वीडियो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी बी इन मार्च जून जुलाई टुगेदर। अब देखो मार्च जून जुलाई बी में, बी यहाँ है, मार्च किधर है 460, उसके बाद जून किधर है देखो, जून एंड जुलाई 500 एंड 220, उसके बाद एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए इन अप्रैल एंड जून, ए अप्रैल में 460 एंड जून 160, 460 एंड 160। मैंने क्या बोला था, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसकी टोटल इसका डिफरेंस, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। 460 से 460 कट हो गया, 160 से ये 160 कट हो गया, यहाँ बच गया 60 और हमारा आंसर मिल गया हमें 560। ऐसे आंसर निकालना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या मैं सॉल्व करके दिखाओ आपको। सर्टेन नंबर ऑफ शर्ट्स आर सोल्ड बाय बुटकी, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय बुटकी। चलो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व के दिखाता हूँ, यानी कि ये डेटा सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। सर्टेन नंबर ऑफ शर्ट्स आर सोल्ड बाय बुटीक ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई। ओके, द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बुटीक ई इज द एवरेज, ई के बारे में बोला गया है, ई इज द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बुटीक जी एच आई, जी एच आई इसका यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, जी प्लस एच प्लस आई डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों का जो एवरेज रहेगा ये इसका आंसर रहेगा। ऐसे बोला गया एवरेज क्या होता है, टोटल प्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स।
द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बुटीक आई के बारे में बोला गया है इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बुटीक एच। इसका 5 टाइम्स, अगर ए एक्स है तो ए कितना हो जाएगा 5x है। यूनिट में ही खेलते हैं हम, चलो यूनिट अच्छा जा रहा है, यूनिट आपको समझ में भी आ जाएगा एक्स की। ये अच्छा यूनिट, चलो ये अगर एक यूनिट है तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। क्या बोला गया है? The number of shirts sold by boutique I is 5 times the number of shirts sold by boutique H. And the number of shirts sold by boutique G is 300 more than the number of shirts sold by boutique H. यानी कि 1 यूनिट प्लस 300 इसकी वैल्यू, इसकी एडिशन डिवाइडेड बाय 3 किया तो ई की वैल्यू मिल जाएगी। यश तक गया। द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बुटीक जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय आई एंड एच। ये 1 यूनिट प्लस ये वाली वैल्यू एंड ये दोनों वैल्यू ये इक्वल है, ऐसा बोला जा रहा है। द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बुटीक जी यानी कि यू यूनिट प्लस 300 is equal to 1 unit plus 5 unit, that is equal to 6 unit. 6 unit minus 1 unit, that is equal to 5 unit. 5 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 यानी कि 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल गई 60, 7.30, यहाँ मिल गई 300, 300 यानी कि यहाँ 60 प्लस 300, यहाँ मिल गई 360। 360 plus 360, that is equal to 360 plus 360, 720 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ मिल गया मुझे 24 का 3 टाइम्स होता है, यानी कि यहाँ मिल गया मुझे 240। ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, ये डेटा भी मिल गया, ये बच गया। देखते हैं आगे। द रेशियो ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय एफ एंड एच is 9:5. F and H 9:5। 5 यूनिट इज इक्वल टू 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 इंटू 12, 9 इंटू 12, 12 इंटू 9 कितना होता है? 108 होता है। तो ये निकाली हमने वैल्यूज, यहाँ दी क्या नहीं दी, तो ये वैल्यूज को लेकर बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना। ये है आंसर की, ये है डाइट आंसर की। एंड थैंक यू सो मच, आई एम परफेक्ट बनकर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कैसा लगा। आगे जाकर जैसे जैसे मेरा थोड़ा वो स्टैमिना बढ़ेगा, वो बात करने का थोड़ा गला बैठ जाता है, इतना ज्यादा बात बहुत दिनों से नहीं किया, तो धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक सब चीजें। एंड सेशन कैसा लगा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड बस इतना ही, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।